हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिजो स्टडी एंड वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है बच्चों मेरे इस सेशन में। प्रीवियस क्लास में हमने रिडॉक्स रिएक्शन की सारी थ्योरीज कर ली थी। आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे। दैट इज आज जो मेरा पैटर्न होगा वो निट पैटर्न क्वेश्चंस होगा। किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और कैसी हमारी अप्रोच होनी चाहिए उस पर हम लोग फोकस करेंगे। क्लियर बच्चों? सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर राउंड एंड लुक एट व्हाट इज गिवन हियर। नाउ इट इज द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का जो मैं आंसर होगा क्या होगा, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। कहता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ FeC2O4 इन द चेंज। अच्छा एक चीज बताओ, मैंने आपको जब चैप्टर नंबर 1 जो आप मोल कंसेप्ट पढ़ा रहा था तो उस समय भी मैंने आपको बताया था इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है मोलर वेट अपॉन m या मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n। यही तो होता है। बिल्कुल सर जी, यही बिल्कुल होता है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब अगर n के बारे में कोई तुमसे पूछे तो n इज इक्वल टू होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज है जब इस तरह से कोई रिएक्शन हो। अब आप देखो FeC2O4, ठीक है, रिएक्शन होके क्या बना, Fe3 प्लस देन 2CO2। कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। अब आपको पता है FeC2O4 में Fe क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट किस में चेंज हो गया बच्चों? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो गया। दैट मीन टू से जो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है इस जगह पे क्या है, ओनली 1 है, यानी 2 से 3 की तरफ बढ़ना है। तो अब आपसे पूछे कि इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू हो जाएगा मोलर वेट अपॉन 1, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1, यानी m अपॉन 1 लिख देना है, क्योंकि n मतलब क्या, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, m अपॉन 1। क्वेश्चन नंबर 1 का डी ऑप्शन। एग्जाम में इतना टाइम भी नहीं लगाना, अभी तो हमारे पास बहुत समय है तो मैं आपको धीरे धीरे डिस्कस कर लेता हूं, लेकिन एग्जाम के टाइम में आपको इन सब चीज़ों को बहुत फास्ट बनाना है। और एक बार याद रखना, जितना टाइम बचेगा केमिस्ट्री में उतना ही ज़्यादा समय आपको मिलेगा फिजिक्स में, ठीक है। और एक बात याद रखना, और एक चीज़ मैं थोड़ा रिपीट कर दूं, n का मतलब होता है सिर्फ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, n का मतलब बेसिसिटी भी होता है, जानते हो ना? यस, एक बार रिपीट करा देता हूँ। n का मतलब एसिडिटी भी होता है, n का मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट भी होता है, और n का मतलब जो होता है वो आपका क्या होता है, टोटल पॉजिटिव एंड टोटल नेगेटिव चार्ज। टोटल पॉजिटिव एंड टोटल नेगेटिव, याद रखना चार्ज, ये आपका n का मतलब होता है। ध्यान रखना इस चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें तो हमें पता था चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है, तो हमने चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देख लिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा समझ लो। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द रिएक्शन। तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ढूंढना है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा, यहाँ सल्फर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +4 मान लो, दिया हुआ ही है। यहाँ सल्फर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, -2, और यहाँ पे सल्फर किस में है, 0। +4 से 0 हुआ, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ देखो -2 से 0 हुआ, जिसका ऑक्सीडेशन इंक्रीज करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या हम लोग इस चीज को जानते थे? यस। तो इसमें बोलता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इक्विवेलेंट मास निकालो। एक बार मैं यहाँ पे और अच्छे तरीके से लिख देता हूँ जिससे कि आपका एक बार रिविजन भी हो जाए। वो क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन जो करवाते हैं वो कौन करवाते हैं, जल्दी बता दो, रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत अच्छी बात है। और जो रिडक्शन है वो कौन करवाते हैं, इस चीज़ को समझ लेना, रिडक्शन आपके करवाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस चीज़ को ध्यान रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? दिस इज द केस। ऑक्सीडेशन कौन कराते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, एंड रिडक्शन कौन कराते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस चीज़ को ध्यान रखना है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो अब हमको पता चल गया कि SO2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और किस में बदला, S में।
तो चलो SO2 से आपका क्या हो जाएगा, S में बदला, यानी +4 से आपका क्या हो जाएगा 0, यानी डिक्रीमेंट यानी हम समझ चुके हैं ये है क्या बच्चों, रिडक्शन है। बहुत अच्छी बात है, दिस इज रिडक्शन। ओके, अब आपको पता है कि टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है 4, हो गया। चलो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बता दो सर। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है मोलर मास अपॉन n। चलो बहुत अच्छी बात है, मोलर मास क्या है SO2 का, जल्दी से बता दो। सल्फर का कितना होता है 32, और ऑक्सीजन 2 टाइम है, यानी 2 × 16, यानी 32 + 32, यानी कितना हो गया बच्चों 64। क्या कोई दिक्कत वाली बात है, नहीं। तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 64/4, यानी आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 16। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चों, सी इज द करेक्ट ऑप्शन 16। क्वेश्चन नंबर 2 सी आ गया। चलो बहुत अच्छी बात है, मैं इसको रब करता हूं और आगे बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करूं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो देखो A, B and C आर 3 एलिमेंट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ कंपाउंड इन ऑक्सीडेशन स्टेट +2, +5 एंड -2। व्हाट कुड बी द कंपाउंड। कहता है कि A, B और C ये 3 एलिमेंट्स मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं। A का ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों क्या है, +2 है, बहुत अच्छी बात है। B का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5 है, ओके। एंड सी का ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों क्या है, -2 है। तो बोलता है कि बोलो वो कंपाउंड क्या है, कौन सा फॉर्मूला होगा कंपाउंड का। अच्छा एक बार मैं लिख दूं यहाँ पे, ए का कितना बोला है +2, अच्छा बी का कितना गिवन है बच्चों +5, एंड सी की कितनी गिवन है, दैट इज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इतने सारे गिवन है, बहुत अच्छा। अब आपसे कहता है कि फॉर्मूला बताओ। अब आपको पता है कि एक एक फॉर्मूला चेक करते हैं। अगर सम ऑफ द ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ जाए तो आपको पता है कि वही एग्जैक्ट कंपाउंड होगा, क्योंकि कोई भी न्यूट्रल कंपाउंड में सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेप ऑल द एटम इक्वल टू 0 होता है, यही तो रूल कहता है। तो पहला ऑप्शन मैं ले लेता हूं A2BC2। चलो क्या चेक करके देखते हैं। A2 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 2 +2 × 2, बहुत अच्छा। B का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +5, C का कितना है -2, बहुत अच्छी बात है, × 2, ठीक है। अब इसको करके देखो 4 + 5, अच्छा यहाँ प्लस होगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस यानी 3 × 2, यानी कितना हो जाएगा 4 + 6 = 10, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। अगर 0 के इक्वल नहीं है तो वो कंपाउंड नहीं है, यानी वो फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि ओवरऑल अकॉर्डिंग टू रिडॉक्स कि जितने भी एलिमेंट हैं, एटम्स हैं, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट का सम क्या होना चाहिए था, 0 के इक्वल होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। दूसरा अगर मैं बात करूं A2BC4 होल ट्वाइस, यही तो है, बहुत अच्छा। अब देखो A का कितना होता है +2 × 2, बहुत अच्छा, प्लस B का कितना होता है +5, C का कितना होता है -2 × 4, ठीक है, और × 2, यही तो है, बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से देखो 4 + 5 - 8 × 2, ठीक है, 4 + -3 × 2, 4 - 6 = -2, ठीक है। क्या ये 0 के इक्वल है, ये भी इक्वल टू 0 नहीं है, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। चलो अब तीसरे ऑप्शन की तरफ आते हैं। तीसरा ऑप्शन मैं चेक करता हूं A3BC4 होल ट्वाइस। क्या लिखा मैंने, A3BC4 होल ट्वाइस। अब चेक करके देखें, A का कितना होता है +2 × 3, ठीक है, प्लस B का कितना है +5, C के कितनी वैल्यू है जल्दी बता दो, -2 × 4 ब्रैकेट क्लोज × 2, दैट इज 6 +
ये कितना हो जाएगा 8, 8 प्लस 5, -8 + 5 क्या हो जाएगा 3, 3 × 2, आगे माइनस लगेगा, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। 6 - 6 = क्या आ गया 0। आपको पता है अगर नॉर्मल कंडीशन में जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है उसके सारे ऑक्सीडेशन स्टेट का सम क्या हो जाता है बच्चों 0 के इक्वल हो जाता है। सी ऑप्शन सेटिस्फाई कर चुका है, यानी आंसर क्या हो जाएगा सी। डी को भी चेक करके देख सकते हो, डी अगर मैं लिख दूं, चौथा ऑप्शन भी देख लूं, ए बी सी, सल्फर ए का कितना है +2, ठीक है, बी का कितना है +5 और सी का कितना है -2, +2 -2 कट गया = 5 जो नॉट इक्वल टू 0 है। तो ओवरऑल वी कैन से द आंसर इज द सी। अब तो ये मोड हो गया आंसर चेक करके, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल मोड में भी हम जा सकते हैं और हाइपोथेटिकल मोड में भी हम दिमाग लगा सकते हैं, ऐसे कंपाउंड आपको दिखेंगे। तो थोड़ा सा रुको, मैं आपको बताता हूँ क्या मैं बोलना चाहता हूँ। जैसे अगर मैं लिखता हूँ कि भैया +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है ए का, यानी ए मस्ट बी कोई अल्कलाइन अर्थ मेटल होगा, क्योंकि जनरली अल्कलाइन अर्थ मेटल का ही +2 होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होगा। एक मैंने जस्ट एज्यूम किया है बच्चों, जैसे मैंने मान लिया ये कैल्शियम है, ठीक है, जो कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, बहुत अच्छी बात है। बी कहता है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तो यानी बी जो है कहीं ना कहीं ग्रुप 15 का एलिमेंट है, ठीक है, क्योंकि ग्रुप 15 का एलिमेंट में जनरली -3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। तो हम इसमें लिख सकते हैं देन बी का ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैं, तो आपका जो है कैसे हो जाएगा, इसको ध्यान से समझो। यानी मैंने मान लिया कि ये फास्फोरस है और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, ठीक है। देन मैं बात करूं सी, तो आपको पता है सी जो है जनरली कहीं ना कहीं ऑक्सीजन फैमिली से ही है। अगर ऑक्सीजन फैमिली की बात हम करते हैं, यानी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -2, अगर मैंने मान लिया, तो आपने ऐसे कंपाउंड का नाम सुना है CA3PO4 हॉल ट्वाइस, याद करो ये चीज़ें आपने देखी होगी, एक्चुअली ये यही था CA3PO4 हॉल ट्वाइस। तो ये भी एक मेथड है इस चीज़ को समझने का, आप आराम से इस चीज़ को कर सकते हो। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 तुम लोग खुद से ट्राई करो, मैं 1 मिनट में आपको रिटर्न आता हूँ। चलो बच्चों, आई होप सो इस क्वेश्चन के बारे में आपने समझ लिया होगा। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और आई थिंक कि आपकी थ्योरी पे बहुत अच्छी होल्ड है, तो आप इसको कर सकते हो। व्हाट इज गिवन हियर, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन Fe3O4। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन Fe3O4 अगर मुझे बोला गया है तो Fe3O4, ये मुझे बहुत इजी क्वेश्चन लगता है, मैं कर लूंगा, ठीक है। आपको पता है आयरन का ढूंढना है, तो मान लिया 3x 3 - 2 × 4 = 0, 3x - 8 = 0 एंड x = +8/3। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं, यानी आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 8/3 है। लेकिन जब मैं लेक्चर ले रहा था तो मैंने बताया था कि जनरल जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। चेक करके देखें, क्योंकि इसमें 3 आयरन है। इसको हम लोग लिख सकते हैं Fe3O4 को हम लिख सकते हैं किसके फॉर्मेट में, FeO × Fe2O3। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। आयरन जो होता है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे +2, इसका सेपरेटली निकालो, ये हो गया +3। यानी जो आयरन है इसमें एक आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और एक आयरन और 2 आयरन किस में है, +3 में। इसका एवरेज निकाल के देखो, बताया था +2 + 3 × 2 / 3, यानी क्या हो जाएगा 3 × 2 = 6 + 2 यानी 8/3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। यानी एक्चुअल में जो अगर ऐसा दिया हुआ रहे और ऑप्शन में भी दिया हुआ है तो आंसर हो जाएगा 8/3। 4 का सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर टू? लेकिन अगर सेपरेटली पूछ ले, जैसे कि तीनों आयरन का बताओ, तो ये लिखना 2 3 3। कभी कभी कंपटीशन में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात है बच्चों। चलो मैं इसको रब करता हूं और आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जेनन इन XeOF2। ठीक है, क्या पूछा है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जेनन XeOF2।
अच्छा, आपको पता है जेनन आपका क्या है बच्चों? जेनन सर इनर्ट गैस है क्या? बिल्कुल, इनर्ट गैस होता है तो आपको पता है कि भैया ये नॉन रिएक्टिव इन नेचर है, ये भी हम जानते हैं। अगर नॉन रिएक्टिव इन नेचर है तो आपको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग ईजिली समझते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है कि जेनन कंपाउंड बना रहा है। जेनन कंपाउंड इसलिए बन जा रहा है इसका मतलब जेनन में पॉसिबिलिटी है अपने यानी रिएक्शन करने की, यानी थोड़ा सा रिएक्टिव नेचर है, यानी कहीं ना कहीं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो नहीं होगा। जीरो कब होगा? जब कंपाउंड नहीं बनता, लेकिन यह कंपाउंड बन चुका है, यानी जेनन का कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट तो होना ही होना है। चेक करके देखें। यस, जेनन का लिख दो एक्स, ऑक्सीजन का होता है -2 प्लस -1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x -2 इज इक्वल टू 0, x -4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं, ये ध्यान रखना। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों? +4। तो बोलो कौन सा आंसर हो जाएगा? दैट इज द बी इज द, सॉरी ए बी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये बी है और ये सी है बच्चों, है ना? दिस इज द ऑप्शन। ठीक है, ए बी सी एंड दिस वन इज डी। तो सो ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी जो है 4 +4। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो बच्चों, अब मैं इसको रब कर रहा हूं और आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो तो। हाँ, ये क्वेश्चन, in alkaline medium H2O2 reacts with Fe3+ and Mn2+। अच्छा, आपको पता है कि H2O2 एक बार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा भी बिहेव करता है और रिड्यूसिंग एजेंट जैसा भी। खैर, ये क्वेश्चन तो मैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में भी आपको कराऊंगा, तो अभी के लिए तो समझ लो। इस बार मीडियम क्या है? अल्कलाइन मीडियम है। याद रखना, अल्कलाइन मीडियम में Mn2+, ठीक है, H2O2 के प्रेजेंस में बदल जाता है Mn4+ में, यानी बदलता है बच्चों MnO2 में। ये रिएक्शन है, याद रखना। कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। अब +2 से +4 हो गया, इंक्रीज हो गया, यानी इस जगह पे जो है ये कैसा बिहेव किया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेव किया। और ये जो Mn2+ है वो कैसा बिहेव किया बच्चों? रिड्यूसिंग एजेंट जैसा, याद रखना। मीडियम क्या है? अल्कलाइन है, यानी NaOH या KOH के प्रेजेंस में ये रिएक्शन आगे बढ़ रहा है। अगर एसिडिक मीडियम होता तो जनरली हम लोग क्या लिखते हैं? H+ यानी H2SO4 के प्रेजेंस में, यही तो लिखते हैं। चलो, और H2O2 किस में चेंज हो जाएगा बच्चों? H2O में, यानी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट -2 में चेंज हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बोलता है Fe3+ आयन, आपको सीधा समझ में आ गया। Fe3+ आयन आयरन का ये सबसे स्टेबल मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब ये डेफिनेटली है कि लोअर में जाएगा Fe2+ में, यानी H2O2 के प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन मीडियम, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH और KOH, Fe3+ का जो 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2+ में चेंज हो जाएगा। यानी इस जगह पे 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा बिहेव करेगा बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा। और H2O2 कैसा बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट जैसा। यानी ये रिएक्शन ये भी प्रूव कर देता है कि H2O2 जो है वो कैसा होता है? ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों। और साथ में क्या बन जाएगा? O2, यानी H2O2 यानी -2 जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो जाएगा। अब ये एक्चुअली Fe3+ एक्चुअली रिएक्शन ऐसा था, K3FeCN6, इसको H2O2 के साथ ट्रीटमेंट किया गया बच्चों। जब इसको H2O2 के साथ ट्रीटमेंट किया गया तो बन गया आपका K4FeCN6 और H2O2 चेंज हो गया बेसिकली O2 में, यही देखना है। तो इसमें H2O2 रिड्यूसिंग नेचर भी हो गया और ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी हो गया, यानी Mn2+ Mn4+ में बदला। वॉल्यूमेट्रिक में इसको और अच्छे से बताऊंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वहां पर तो ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे। यानी Mn2+ Mn4+ में बदल गया और Fe3+ Fe2+ में बदल गया, यानी Fe3+ Fe2+ में बदल गया और Mn Mn4+ में बदल गया। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का हम आराम से कह सकते हैं कि सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत अच्छा बच्चों, तो चलो इसको रब कर देते हैं और आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं?
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, देखो CrO5 हैज़ अ स्ट्रक्चर, ये CrO5 है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा इसको थोड़ा सा समझ लो। ये क्रोमियम है, ठीक है। अब आपको पता है अगर परऑक्सी लिंकेज है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2, ठीक है। क्रोमियम का मान लो X, ठीक है, -1 × 4 प्लस -2 = 0, ठीक है। X - 4 - 2 = 0, X - 6 = 0, X = क्या आ गया +6। ये पढ़ाया था, ब्लू कलर का होता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? यस सर, आपने बताया था, तो चलो फिर से बता देता हूँ। ऐसा क्या है? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। बहुत अच्छी बात है, यानी इसका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा +6। क्वेश्चन नंबर 7 C इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, ये तो इजी क्वेश्चन था। चलो मैं रब कर देता हूँ बच्चों जल्दी से। यस सर, और आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन गिव्स द ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ H2SO4। अच्छा, H2SO4 का बोलता है कौन सा रिएक्शन शो करता है कि H2SO4 का कौन सा बिहेवियर है? जल्दी बता दो। ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर है, याद रखना, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर है, ठीक है। चल अब देखो बच्चों, इन चीज़ों को समझ लेना। ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर है यानी सल्फर यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी डेफिनेटली उसका ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा बच्चों? डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेस। तो ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करेगा? 2HI की मैं बात करूं, ये वाला एक रिएक्शन देख लूं। H2SO4, यहाँ सल्फर किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे? +6, और यहाँ पे सल्फर किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे? +4। तो समझ में आ गया कि +6 से +4 हुआ, यानी ये ऑप्शन तो सही है। बाकी भी चेक करके देखना चाहते हो क्या? हाँ सर दिखा दो, कोई प्रॉब्लम बात नहीं। यहाँ क्या है? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, और यहाँ पे सल्फेट किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे है? भैया ये भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पे। भैया कोई चेंज ही नहीं हुआ तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेचर तो दिखाएगा नहीं। चलो अगर इसमें बात करूँ, यहाँ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और NaHSO4 की मैं बात करूँ तो ये ऐसे टूटता है ना, Na + NHSO4 माइनस में। तो भैया यहाँ भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही तो होगा, क्योंकि अगर मैं लिखूँ +1 × 6 + X - 2 × 4 = -1, 6 +1 होगा ना, ठीक है। चलो 1 + X - 8 = -1, X - 7 = -1, X1 = -1 + 7, X +6। चलो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी यहाँ भी चेंज नहीं हुआ, ये भी आंसर नहीं होगा। अगर इसका देखें +6 है, +6 से कहाँ गया? SO2Cl2। चलो इसका चेक करके देखते हैं। X - 2 × 2 प्लस -1 × 2 = 0, X - 4 - 2 = 0, X - 6 = 0, X +6। फिर से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या? +6, यानी ये भी नहीं होगा। यानी किस में सिर्फ चेंज हुआ है? पहला ऑप्शन में। तो हम सीधा कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो चलो बच्चों, अब मैं इसको रब करता हूं और आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? जल्दी से देख लो। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज एडेड टू एसिडिफाइड डाइक्रोमेट। क्या कहा गया है? H2O2 जो है ऐड किया गया है पोटेशियम डाइक्रोमेट में, जानते ही हो। तो बोलता ब्लू कलर इज प्रोड्यूस्ड। अरे भैया इसको तो समझने, अब क्या इसको लिखना है, ये तो तुम मुझसे अच्छा जानते हो। क्या बोला है? व्हेन हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज एडेड टू एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑफ ब्लू कलर। ब्लू कलर किसका होता है? जल्दी बता दो सर। अभी बताया था, ऑप्शन में दिख गया है, CrO5। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं, एसिडिफाइड है यानी K2Cr2O7 + H2SO4। तो क्या बनेगा? पूरा लिख दूं क्या? यस सर, K2Cr2O7 + H2SO4। तो क्या बनेगा? जल्दी बता दो। K2SO4 + H2Cr2O7।
और H2O2 किस में चेंज हो जाएगा, जल्दी बता दो, H2O प्लस O में। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। अब इस रिएक्शन में ये O जो है वो चेंज कर देगा Cr2O7, H2Cr2O7 को किस में फाइनली, CrO5 में। क्या कोई दिक्कत वाली बात है बच्चों? नहीं सर, हो जाना है। तो ये आपका जो कलर होगा वो ब्लू कलर है। इसी तरह से तो रिएक्शन प्रोसीड करता है। यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है इस सेगमेंट का। कहता है बोलो कि इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में बता दो, नाइट्रोजन का किसमें कम और किसमें ज़्यादा। चलो अगर NO की बात करें तो नाइट्रोजन जो है +2 में है, ठीक है। N2O की बात करें तो नाइट्रोजन जो है +1 में है, ठीक है। NO2 की बात करें तो नाइट्रोजन किस में है, +4 में है। NO3 की बात करें तो नाइट्रोजन किस में है, +5 में। और NH4 की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन -3 में है। यही तो है, अमोनिया NH4 है ना। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर तो नहीं है। अच्छा अब NH4 से बात करूं क्योंकि NH4 का सबसे कम दिख रहा है मुझे, तो सबसे पहले किसका आना चाहिए, NH4+ का। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद कौन आना चाहिए, जल्दी से बताओ। उसके बाद कम कौन है, +1। +1 किसका था, N2O का। उसके बाद N2O आना चाहिए। बहुत अच्छा। उसके बाद कौन है, +2 है। +2 किसका होता है, NO का। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या है, +4 है। +4 में कौन है बच्चों, NO2 है। उसके बाद क्या है, +5 है, क्या हो जाएगा, NO2- है। यानी ऑर्डर क्या हो जाएगा, NH4+, NO2, N2O, NO2 और NO2-। ये वाला करेक्ट ऑर्डर है जिसमें इंक्रीजिंग होता है। तो यानी आंसर क्या है बच्चों, सी इज द करेक्ट आंसर। मैंने ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं लिए क्योंकि टफ क्वेश्चन मैं ड्यूरिंग लेक्चर करवा चुका था। जस्ट एज अ प्रैक्टिस मैंने ले लिए क्योंकि इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो क्वेश्चन एग्जामिनर क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में टच करके बता देते हैं, तो फिर इधर ज़्यादा आने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी अगर कभी गलती से आ जाता है तो इस पर भी हमारा कमांड होना चाहिए। क्लियर बच्चों। तो समय आ चुका है आपसे विदा लेने का। टाइम हैज कम, टाइम टू से बाय बाय। थैंक यू सो मच।